पटना में बवाल हो गया। बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में लाठी डंडे तक चल गए। बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में पथराव हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी पर अभद्र टिप्पणी के विरोध में बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है। लाठी डंडे लेकर पहुंचे बीजेपी के कार्यकर्ता और आरजेडी के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ भिड़ंत हुई है। यहाँ देखिए, ये सियासत है, ये सियासत। पुलिस को कंट्रोल कराने की कोशिश की गई है पुलिस के जरिए, लेकिन हालात देखिए कैसे बेकाबू तब हुए जब कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए, एक दूसरे का गला दबाने लगे, एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाने लग गए। वो आगे हो गया है और एक दूसरे के ऊपर देखिए किस तरह से यहाँ देखिए पुलिस कैसे कंट्रोल कराने की कोशिश कर रही है, हालात को नियंत्रण कराने की कोशिश कर रही है, सबको हटा रही है, तितर बितर कर रही है, लेकिन कोई भी शांत नहीं हो रहा है। और देखिए जो कार्यकर्ता है वो आपस में कैसे भिड़ते हुए दिख रहे हैं, सभी के हाथ में लाठियां दिख रही हैं और कैसे एक दूसरे पर वार किया जा रहा है। पथराव तक की नौबत भी आ गई जो बताया जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए दिख रहे हैं। ये भिड़ंत हुई है, पुलिस के हाथ में देखिए बंदूक भी है, लेकिन पुलिस शांत कराने की कोशिश कर रही है। कुछ और तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। पटना में, राजधानी पटना में ये हालात हो गए जब बीजेपी के और कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ गए। और एक दूसरे के ऊपर देखिए किस तरह से यहाँ देखिए, ये सियासत है, ये सियासत में ये क्या हो रहा है। बीजेपी ये चलने लगी एक दूसरे पर। यहाँ देखिए ये आखिर ये सियासत का कौन सा स्तर है। देखिए आप देख रहे हैं किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़े हैं। रूपेश लगातार बोल रहे हैं, उनकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। वो आगे हो गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर सामने अपने प्रदेश कार्यालय के ठीक सामने यहाँ पर खड़े हैं और दूसरी तरफ देखिए ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता ये देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ सदाकत आश्रम में, यानी कांग्रेस का जो मुख्यालय है उसमें अंदर जाने और यहाँ पर ये टकराव की स्थिति, ये मारपीट की नौबत, ये धक्का मुक्की की नौबत यहाँ पर, ये आप देखिए किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता सदाकत आश्रम जो कांग्रेस का प्रदेश मुख्यालय है वहां अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कोशिश में ये देखिए जो स्थिति है यहाँ पर कुरुक्षेत्र की तरह, यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये लाठियां चलने लगी एक दूसरे पर। यहाँ देखिए ये लाठियां चलने लगी हैं। ये इस तरह से ये स्थिति है। झंडा पीछे हो गया है और झंडे में जो डंडा है वो आगे हो गया है और एक दूसरे के ऊपर। तो आप देखिए किस तरह से यहाँ देखिए, ये सियासत है, ये सियासत में ये क्या हो रहा है। बीजेपी, ये एक तरफ बीजेपी का झंडा है, ये देखिए ये हिंसक किस तरह से झंडा गिर गया है और डंडा सामने हो गया है। डंडा आगे है, झंडा पीछे। बीजेपी और जेडीयू के इधर से दोनों तरफ से झंडे, दो झंडों में यहाँ पर लड़ाई, झंडा, लाठियां चल रही हैं, पत्थर चल रहा है और यहाँ पर ये स्थिति। कांग्रेस सदाकत आश्रम कांग्रेस का जो मुख्यालय है, झंडा टूट गया है, झंडा निकल गया है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए किस तरह से झंडा निकल गया है, डंडा सामने है। झंडे की चिंता नहीं, डंडे की यहाँ पर चिंता है। यहाँ पर देखिए लगातार पिछले 5 मिनट से दोनों तरफ से डंडे चल रहे हैं, दोनों तरफ से यहाँ पर डंडे चल रहे हैं। ये देखिए ये राहुल गांधी की तस्वीर तक जो लगी हुई है, राहुल गांधी की तस्वीर यहाँ पर फाड़ी जा रही है। डंडे के प्रहार से राहुल गांधी की तस्वीर देखिए फाड़ दिया गया। ये जो पोस्टर है ये पूरी तरह से फट चुका है। पुलिस वाले संघर्ष कर रहे हैं लेकिन नाकाफी साबित हो रहा है। पुलिस वाले बहुत कम संख्या में यहाँ पर, ये देखिए पुलिस वाले कोशिश तो कर रहे हैं। देखिए पत्थर चलने लगे दोनों तरफ से, ईंट रोड़े पत्थर, भगदड़ की स्थिति। यहाँ पर सदाकत आश्रम के अंदर से बड़े बड़े रोड़े वहाँ से फेंके जा रहे हैं और यहाँ देखिए, ये देखिए बड़े बड़े पत्थर फेंके जा रहे हैं दोनों तरफ से। ये स्थिति है, ये कुरुक्षेत्र है, यह बिहार का चुनावी महासंग्राम है, यह बिहार का चुनावी कुरुक्षेत्र है। ये देखिए ये कांग्रेस का पोस्टर है और इस पोस्टर के ऊपर देखिए वहाँ गेट के ऊपर प्रहार। देखिए गेट बंद कर दिया गया है लेकिन गेट के ऊपर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं
एक तरफ अंदर पहुंच करके कांग्रेस के कार्यकर्ता अंदर से पत्थर देखिए गेट टूट गया है। कांग्रेस मुख्यालय का ये जो प्रवेश द्वार है कांग्रेस टूट गया, ये जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो टूट गया। और अंदर देखिए, अंदर से ये देखिए अंदर जो गाड़ियां लगी हैं उन गाड़ियों को बीजेपी के कार्यकर्ता डंडे बरसा रहे हैं और गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं। अंदर जो गाड़ी लगी है वो अंदर से भी देखिए बड़े बड़े रोड़े चल रहे हैं, बड़े बड़े ईंट और पत्थर चल रहे हैं। शीशा फूट गया, अंदर आप देखिए किस तरह से शीशा टूट चुका है और ये स्थिति है। पुलिस भी अब लाठी लेकर के प्रहार करने को, भाजपा का हाथी लिए हुए हैं। क्या हुआ? भाजपा का झंडा लेकर पुलिस गुंडागर्दी करवा रहे। ये स्थिति है यहाँ पर, ये देखिए किस तरह से ये अंदर सदाकत आश्रम के अंदर तक ये जो कांग्रेस का ये जो दफ्तर है ये अंदर तक आप देखिए, यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता अंदर तक पहुंच गए थे। बीजेपी के कार्यकर्ता अंदर तक, बीजेपी के कार्यकर्ता देखिए किस तरह से, देखिए अब पुलिस वालों से झड़प हो रही है। यहाँ पर एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता, तो दूसरी तरफ यहाँ देखिए यह देख लीजिए गुंडों का कांग्रेस के कार्यकर्ता को मारा गया, देख लीजिए आप लोग। यहाँ देखिए किस तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, गाली देना बंद करो। कांग्रेस वाले लोग जिस तरह से अपमानित करने का, देखिए यहाँ पर पिस्टल भी निकल गया है। ये देखिए हाथ में पुलिस वालों ने पिस्टल निकाल लिया है हाथ में। देखिए प्रशासन को यहाँ पर पिस्टल निकालना पड़ा है ये कंट्रोल करने के लिए, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। इस तरह से प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद गाड़ियों के सूसे फूटे, जो झंडे में जो डंडा था वो चले, ईंट चला, रोड़ा चला, पत्थर चला और दोनों तरफ से खून यहाँ पर। ये बिहार का चुनावी महासमर है, चुनावी संग्राम है, महासंग्राम है, बिहार का कुरुक्षेत्र है और बिहार के कुरुक्षेत्र में महाभारत मचा हुआ है। यही महाभारत जो चुनाव के पहले, अभी चुनाव में कुछ देर शेष है, चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चुनाव की घोषणा के पहले आप देखिए ये महाभारत मचा है। घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन उसके पहले ये जो चुनावी महासंग्राम है, ये महासमर, ये कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम के पास हम खड़े हैं और ये कुरुक्षेत्र बना हुआ है। ये जो दरवाजा है ये दरवाजा टूट गया था, अंदर पहुंचे थे बीजेपी के कार्यकर्ता। सामने आप देखिए जो अंदर गाड़ियां लगी हुई हैं उन गाड़ियों के शीशे टूट गए, अंदर पत्थर चला, अंदर से भी पत्थर चला, अंदर ये जो ईंट के टुकड़े रखे हुए हैं ये भी अंदर से ईंटा फेंक के मारा, गेट तोड़ चले गए। ये देखिए गाड़ी का शीशा टूट गया। बीजेपी के कार्यकर्ता अंदर तक पहुंच गए थे और कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ दिखला रहे हैं कि कैसे इनको चोटें आई हैं। रुपेश की हम रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे, लेकिन रुपेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे पटना से। रुपेश, जब लाठी युद्ध में तब्दील हो गया ये पूरा प्रदर्शन, हम तस्वीरें देख रहे हैं और यहाँ पर पत्थरबाजी भी हुई है, पत्थर तक फेंके गए हैं, संपत्ति को यानी बसों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। यहाँ पर शुरू कहाँ से हुआ था बवाल? देखिए बवाल जो हुआ था, जो हंगामा हुआ था वो तो आपने देखा। अब आगे देखिए किस तरह से पुलिस वाले अब यहाँ पे पहुंचे हैं, डीएसपी अब यहाँ पे पहुंचे हैं और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो उनका विरोध कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप जाइए, आप इतने विलंब से यहाँ पर क्यों पहुंचे हैं। देखिए किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर किस तरह से दिखला रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी का झंडा भी अंदर, यानी कांग्रेस का ये दफ्तर है, कांग्रेस के दफ्तर में बीजेपी का झंडा यहाँ पर मौजूद है। गाड़ियों के शीशे फूटे हुए हैं। डीएसपी अभी यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता तो यहाँ से चले गए हैं, लेकिन उसके बाद से ये गाड़ी देखिए, इस गाड़ी को टूटते हुए TV9 भारतवर्ष ने दिखलाया किस तरह से पहले लाठियां चली, पत्थर चले, गेट टूटा, फिर ये शीशे अंदर तक प्रवेश करने के बाद से आप सामने देखिए पुलिस वाले यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिनके ऊपर लाठियां भी चली अंदर से, हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अंदर से भी कुछ पत्थर अंदर से चले, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की संख्या
कम थी, लिहाजा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गेट बंद करके और खुद को अंदर बंद कर लेना ही। अब यहाँ देखिए ये जो डीएसपी पहुंचे हुए हैं, ये जो कांग्रेस के महानगर के वो ग्रामीण अध्यक्ष जो हैं वो आशुतोष, वो किस तरह से पूरा वाकया बतला रहे हैं पुलिस वालों को। पुलिस और ये आरोप भी लगा रहे हैं कि पुलिस वाले मूक दर्शक बन के यहाँ पे खड़े थे, पुलिस वालों ने कार्रवाई नहीं की, बल्कि ये कह रहे हैं कि पुलिस के हाथ में भी झंडा था, भाजपा का झंडा था। वीडियो में देख सकते हैं, वीडियो अगर होगा तो निकाल के देख सकते हैं। पुलिस के सामने डीएसपी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनके सामने कांग्रेस के कार्यकर्ता ये आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस जब अंदर गई थी तो उसके हाथ में बीजेपी का झंडा है, ये आरोप था। और देखिए यहाँ पर किस तरह से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, हालांकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये दिखलाया, अभी भी आप देखिए यहाँ पर ये देखिए ये झंडा है कांग्रेस का, लेकिन यहाँ पर देखिए तो शायद पहली बार ही होगा जब किसी दूसरे के कार्यालय में विरोधी का झंडा, यानी कि कांग्रेस के दफ्तर में यहाँ पर बीजेपी का झंडा, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो अंदर तक पहुँच गए। एक गाड़ियाँ ही नहीं बल्कि अंदर कई गाड़ियाँ हैं। आप देखिए ये जो सामने ये गाड़ी लगी हुई है, इस गाड़ी के भी शीशे यहाँ पर तोड़ दिए गए, अंदर भी। अब यहाँ देखिए पुलिस के खिलाफ यहाँ पर पुलिस प्रशासन शर्म करो, शर्म करो। अरे भाजपा जब डरता है, अरे भाजपा का दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। तो बीजेपी के कार्यकर्ता जो अंदर तक पहुंचे थे, जो यहाँ पर संग्राम छिड़ा था, वो तो फिलहाल थम गया है क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ से चले गए हैं। लेकिन उसके बाद जो डीएसपी पहुंचे हैं दल बल के साथ, उनका भी विरोध यहाँ पर, जो डीएसपी अपने दल बल के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं उनके खिलाफ भी नारेबाजी हो रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ये आरोप है कि पुलिस वाले मुख्य दर्शक बन के खड़े हुए थे। बिल्कुल, जब इन लोगों को इन्फॉर्मेशन था कि आने वाले हैं लोग और वो भी इतने तादाद में, तो मात्र 4 लोग को क्यों भेजे? जब 400 कदम पे थाना था तो ये कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश है कि ये अंजाम दिया जाए। डीएसपी क्या कह रहे हैं? रुपेश आपके पास लौटेंगे, आप लगातार बातचीत करते रहिए। फिलहाल असम का रुख करना होगा जहां अमित शाह बोल रहे हैं। 2 नेता हमारे बीच में ही बैठे हैं, हेमंत जी और सर्बानंद सोनोवाल। वो इतिहास विद्यार्थी आंदोलनों का बहुत मजबूत रहा, बहुत ऐतिहासिक रहा। इस संघर्ष के दौर में अनेक नवयुवान बलिदान हुए, मगर मैं आज विश्वास से कह सकता हूं कि उस समय विद्यार्थियों ने जो कल्पना के साथ आंदोलन किया था, वो कल्पना को चरितार्थ करने का काम नरेंद्र मोदी और हेमंत विश्व शर्मा की जोड़ी ने किया। आसाम आंदोलन करते वक्त जैसे आसाम की कल्पना की थी, इसके भी आगे आसाम आज पहुंच चुका है और एक गति निरंतर रहने वाली है, रुकने वाली नहीं है। और इसी के अनुरूप आज यहां पर राज्यपाल भवन बना है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत महामहिम राज्यपाल जी के सहमति से आज यहां 322 करोड़ से अधिक लागत की 8 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया, जिसमें मैं नेशनल साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरी के लिए जरूर कुछ कहना चाहता हूं। मित्रों, हमने अंग्रेजों के बनाए हुए 3 कानूनों को समाप्त कर आपराधिक न्याय प्रणाली के 3 नए भारतीय कानूनों को इंट्रोड्यूस किया है और उसमें विज्ञान के आधार पर, एफएसएल के आधार पर पुलिस की जांच और गुनहगारों को सजा दिलाने का प्रयास, इस पर अहम बल दिया है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत डिजिटल इंडिया के स्वप्न को साकार कर रहा है। आसाम हो या गुजरात, एक छोटी सी ठेला लेकर सब्जी बेचने वाली महिला भी जब पेमेंट करने के लिए कोई बटुए में हाथ डालता है तो वो अपना स्क्रीन दिखाती है कि यहां यूपीआई से पेमेंट करिए, तब बहुत आनंद होता है। और उस वक्त
साइबर सिक्योरिटी नागरिकों के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए भारत सरकार ने 2019 में I4C के तहत दिल्ली में पहला NCFL नेशनल साइबर फोरेंसिक्स लेबोरेटरी की स्थापना की, जो नागरिकों को अपनी गाढ़ी कमाई साइबर फ्रॉड वालों से बचाने के लिए मदद करती है। और दिल्ली के बाद मुझे कहते हुए बड़ा आनंद है, हेमंत जी का आग्रह से दूसरा NCFL आज गुवाहाटी में बनकर इसका उद्घाटन हुआ है। तो असम समेत पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में, उनके विकास के बारे में बातचीत कर रहे थे अमित शाह। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सैलाब के कहर की। तो देश के 5 राज्यों में कुदरत का कहर लगातार जारी। आसमान से आफत बरस रही है, थमी नहीं है, और पहाड़ से मैदान तक हर ओर बाढ़ बारिश की वजह से त्राहिमाम मचा हुआ है। जम्मू कश्मीर में बादल फाड़ तबाही ने चिंता बढ़ा दी है। नागरोटा, अनंतनाग, कठुआ, पहलगाम से रामबन तक सैलाब का तांडव दिखाई दे रहा है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में भी कुदरत का ट्रिपल क्रोध परेशान करता है। एक और बाढ़ बारिश है, दूसरी तरफ भूस्खलन है। नतीजा ये कि रास्ते बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, पूरी तरह ठप हैं। तेलंगाना और पंजाब में भी बाढ़ की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। तो आपको शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की तस्वीरों के साथ। रुद्रप्रयाग में तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बादल फटाए रुद्रप्रयाग में, मूसलाधार बारिश से उफान पर नदियां हैं। मलबे और बाढ़ से पानी ने तबाही मचा दी है। SDRF की टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से, किस तरह भारी बारिश के कारण जो नदियां हैं वो उफान पर है और लबालब नदियां भरी हुई हैं। जो आसपास के इलाके हैं, जो निचले इलाके हैं, वो सबसे ज़्यादा संकट उन इलाकों में होता है, इसलिए इन इलाकों को खाली करवा लिया गया है। रुद्रप्रयाग की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं उत्तराखंड में, उनमें ज़्यादा एहतियात बरता जा रहा है। और रुद्रप्रयाग से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद खौफनाक भी हैं। चारों तरफ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। मलबे में कई गाड़ियां फंसी नजर आ रही हैं। रुद्रप्रयाग में बादल फटने से तबाही में बड़े नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। ये देखिए मिट्टी का मलबा जगह जगह है, क्योंकि कई जगह लैंडस्लाइड हुआ है, भूस्खलन हुआ है, और इस वजह से मलबा जो है रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। गाड़ियां भी जहां तहां फंसी हुई दिख रही हैं। वहीं अब उत्तराखंड के चमोली से आपको तस्वीरें दिखाएंगे। यहां बादल फटा है, फ्लैश फ्लड से कई घर मलबे में दब गए हैं। और आपको बता दें चमोली वही इलाका है जहां पर थराली मौजूद है, यहीं पर ही बादल फटा, कई गाड़ियां मलबे में दब गई। बादल फटने के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। मौके पर राहत और बचाव काम भी जारी है। ये क्षेत्र लगातार प्रभावित हो रहा है। चमोली से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूरा का पूरा चमोली, जिसमें थराली भी आता है, ये काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ है। मिट्टी और मलबे का जो ये ढेर है वो जगह जगह देखने को मिल सकता है। JCB मशीनें लगाई गई हैं ताकि रेस्क्यू में आसानी हो सके और ये रास्ता क्लियर किया जा सके। देखिए आप देख रहे हैं जो रास्ता साफ करने का काम जारी है, लेकिन आपको रास्ते के दोनों छोर में देखेंगे तो मलबा, मिट्टी और पत्थरों का जो ये मलबा है वो दिखाई दे रहा है। इस रास्ते को क्लियर किया जा रहा है। तेजी से जो BRO की टीम है वो भी जुटी हुई है। और अब उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश ने ऐसी तबाही मचाई है कि हम कुदरत की तबाही की जो 4 तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर आप धराली गांव की देख रहे हैं। 5 अगस्त को बादल फटने के बाद सैलाब से बड़ा नुकसान हुआ था। हादसे में कई लोगों की मौत हो गई थी। दूसरी तस्वीर थराली गांव की है। 22 अगस्त को यहां बादल फटा, जबकि रुद्रप्रयाग और चमोली में आज बादल फटा है। कुदरत के कहर से बड़ा नुकसान हुआ है। प्रशासन की टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं। और अब जो तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं, टिहरी गढ़वाल से दिखाने जा रहे हैं। उत्तराखंड का टिहरी गढ़वाल भी फ्लैश फ्लड के कारण तबाही का मंजर झेल रहा है। फ्लैश फ्लड के बाद बड़े बड़े पत्थर सड़क पर आ गिरे, जिससे सड़कें बंद हो गई हैं। प्रशासन लगातार सड़कों को खोलने की कोशिश कर रहा है।
और टिहरी के बाद अब रुख करेंगे हल्द्वानी का। जी हां, उत्तराखंड के हल्द्वानी में लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है। ये तस्वीरें हल्द्वानी से देख रहे हैं आप। रानी बाग पुल के पास मलबा गिर गया। घटना के बाद राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। लगातार हो रही बारिश की वजह से अभी लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। चली आ रही, ये देखो ये। और हल्द्वानी के बाद अब हरिद्वार का रुख करेंगे। हरिद्वार की सूखी नदी में अचानक सैलाब आ गया। इसमें एक कार फंस गई। बारिश का मलबा और उफान में फंसी कार का वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये कार देख रहे हैं आप, बीचों बीच सैलाब के फंस गई है। सूखी नदी है और इसका मिजाज बदलने से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। अचानक से जो पानी का बहाव है वो तेज हो गया। लोग जगहों पर जाने के लिए, इन जगहों पर अपने रास्तों पर जाने के लिए मजबूर है, लेकिन कोई रास्ता और है नहीं। प्रशासन नदी किनारे और पुलों पर न जाने की सलाह दे रहा है, लेकिन जिस तरह से कार फंसी हुई है निकलना बहुत मुश्किल है। और उत्तराखंड ही नहीं, हिमाचल का भी कुछ ऐसा ही हाल है। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश से भयानक तबाही मची हुई है। आपको चंबा की दर्दनाक तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। सैलाब से घरों को बहुत नुकसान पहुंचा है। हर ओर सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के निशान दिख रहे हैं। ये हिमाचल प्रदेश का चंबा है जहां पर आप देख रहे हैं बर्बादी के निशान किस तरह। सब कुछ ठप पड़ गया, सब कुछ बंद हो गया। और चंबा की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन बाढ़ की वजह से कुल्लू और मनाली के बीच कोई रास्ता बचा नहीं है। इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि मनाली के एंट्री पॉइंट चचोगा से शहर के अंदर जाने वाला नेशनल हाईवे 3 पूरी तरह तबाह हो गया है। हालात इतने ख़राब हैं कि चचोगा का वैकल्पिक रास्ता भी अब डैमेज हो चुका है। ये रास्ते देख रहे हैं आप, कितना ज़्यादा डैमेज हुआ है। स्थानीय प्रशासन एक कच्चा रास्ता बनाकर किसी तरह कनेक्टिविटी को तो बहाल करने में जुटा है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है इन्हें दुरुस्त करने में, रास्तों को ठीक करने में वक्त लग जाएगा। और मनाली में बहुत ज्यादा तबाही मची है। मोहित मल्होत्रा हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली के लिए पैदल आने जाने की कनेक्टिविटी शुरू हो चुकी है। मैं इस वक्त मनाली के चचोगा इलाके में मौजूद हूं। यहां पर आप देखिए लोग पैदल क्रॉस कर रहे हैं। ये चचोगा को मनाली से जोड़ने का जो ऑल्टरनेट रास्ता है, देखिए। एक बार फिर से रुक करेंगे गुवाहाटी का, जहां अमित शाह बोल रहे हैं। निम्न स्तर का एक प्रदर्शन उनकी घुसपैठिया बचाओ यात्रा में देखने को मिला। एक घुसपैठिया बचाओ यात्रा जो उन्होंने बिहार में निकाली है, उसमें राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। मैं आज इस मंच से राहुल जी ने जिस प्रकार से घृणा की स्तर बगैर की राजनीति की शुरुआत की है, उसकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए जो अपशब्द कहे गए, उसकी मैं हृदय से निंदा करता हूं। और मैं पूरे देश की जनता को भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की राजनीति, मुद्दा विहीन विरोध की राजनीति, नकारात्मक राजनीति, घृणा की राजनीति श्री राहुल गांधी ने शुरू की है, वो हमारे सार्वजनिक जीवन को ऊंचाई नहीं देगी, गर्त में ले जाएगी। और ये आज से नहीं है। मोदी जी जब से मुख्यमंत्री बने तब से सोनिया जी, राहुल जी, मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, रेणुका चौधरी, हर कांग्रेस नेता ने मोदी जी के लिए अपशब्द कहे। कोई मौत का सौदागर कहता है, कोई जहरीला सांप कहता है, कोई नीच आदमी कहता है,
कोई रावण बताता है, कोई भस्मासुर बताता है, कोई वायरस कहता है। कांग्रेस के नेता क्या समझते हैं? इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर कर आपको जनादेश प्राप्त होगा क्या? मैं आज कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, जितनी ज्यादा गालियां मोदी जी को आप दोगे, कमल का फूल इतना ही बड़ा होकर खिलकर आसमान तक पहुंचेगा। और हर चुनाव में आपने प्रयास कर कर देखा है, फिर भी कुछ सीखना नहीं चाहते। हर चुनाव में गाली दिया, मुंह की खाई, और फिर विजय को झुठलाने के लिए एक घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर ये निकले हैं। एक घुसपैठिया बचाओ और कुछ नहीं है। ये यात्रा घुसपैठिए को बचाने के लिए यात्रा है, अपनी वोट बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए यात्रा। मैं देश भर की जनता को पूछना चाहता हूं, कोई भी लोकतांत्रिक राष्ट्र, लोकतंत्र का आत्मा चुनाव होता है। अगर घुसपैठिए मतदाता सूची में घुसकर चुनाव को प्रदूषित करे तो कोई राज्य, कोई राष्ट्र कैसे सुरक्षित रह सकता है? और कांग्रेस पार्टी ने जो शुरू किया है, देश भर की जनता अचंभित और दुखी होकर इनके कुत्सित प्रयास को देख रही है। मुझे मालूम है कि प्रयास को जनता का समर्थन नहीं है, परंतु 2 दिन पहले जो हुआ, इसने सारी सीमाएं लांघी। मोदी जी की माता जी का जीवन, एक गरीब घर में अपने सभी संतानों को संस्कारित कर कर ऐसे स्तर पर पहुंचा जाए कि बेटा विश्व का नेता बने, ऐसे जीवन को अपशब्दों से बोलना, ये भारत की जनता कभी सहन नहीं कर सकती। और इससे ज्यादा राजनीति में सार्वजनिक जीवन का कोई पतन नहीं हो सकता। मैं फिर से एक बार कांग्रेस के कुत्सित प्रयासों की घोर निंदा करता हूं, और मैं आग्रह भी करना चाहूंगा राहुल गांधी जी के कि जरा भी शर्म बची है तो मोदी जी की, उनकी स्वर्गीय माता जी की और देश की जनता की जरूर माफी मांगे आप। खैर, ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे। आज अच्छा दिन है, हमारे लक्ष्मणाचार्य नूतन गुरु में प्रवेश कर रहे हैं। आज मैं आसाम की पूरी जनता को नए राजभवन के लोकार्पण पर, गणेश वंदना के इस समय में ही ये लोकार्पण हो रहा है, ये नए राजभवन का प्रवेश आसाम की विकास के आड़े जो भी विघ्न होंगे, विघ्नहर्ता जरूर उसका हरण करेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वंदे मातरम। भारत माता की जय। गृह मंत्री अमित शाह ने निशाना साधा है राहुल गांधी पर। उन्होंने कहा है कि अगर राहुल गांधी को अपने अपशब्दों के लिए माफी मांगनी चाहिए, उनमें अगर थोड़ी भी शर्म है, ये शब्दों का इस्तेमाल किया। राहुल के मन से प्रधानमंत्री मोदी की मां का अपमान हुआ है। राहुल के मन से जो भी हुआ वो सब कुछ निंदनीय है, और अगर थोड़ी भी सद्बुद्धि है तो राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए सार्वजनिक स्तर पर। और भी प्रधानमंत्री मोदी के लिए कई अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा चुका है कांग्रेस की ओर से। प्रधानमंत्री को कांग्रेस ने मौत का सौदागर भी कहा था, और कई शब्दों का इस्तेमाल किया। अब तक प्रधानमंत्री को कांग्रेस ने जहरीला सांप कहा, यह भी अमित शाह की ओर से निशाना साधा गया, खास करके राहुल गांधी पर, क्योंकि राहुल गांधी के मन से प्रधानमंत्री की मां के लिए, प्रधानमंत्री मोदी की मां के लिए अपशब्द का इस्तेमाल हुआ। और मोदी को जितनी आप गाली देंगे, काम उतना ज्यादा होगा, कमल उतना ज्यादा खिलेगा, ये कहा है अमित शाह ने। और राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपशब्द का इस्तेमाल किया, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। और राहुल के प्रयासों को जनता का समर्थन नहीं मिलता है। मोदी जी की मां का जीवन आदर्श से भरा रहा है, ये अमित शाह की ओर से कहा गया।
और कांग्रेस घृणा की राजनीति करती है और यही घृणा की राजनीति कांग्रेस को गर्त में ले जाएगी। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं किस तरह अमित शाह की तरफ से राहुल गांधी पर निशाना साधा गया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से घृणा और तिरस्कार की नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की है, उसका निम्न स्तर का एक प्रदर्शन उनकी घुसपैठिया बचाओ यात्रा में देखने को मिला। ये घुसपैठिया बचाओ यात्रा जो उन्होंने बिहार में निकाली है, उसमें राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। मैं आज इस मंच से राहुल जी ने जिस प्रकार से घृणा की स्तर बगैर की राजनीति की शुरुआत की है, उसकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए जो अपशब्द कहे गए, उसकी मैं हृदय से निंदा करता हूं। और मैं पूरे देश की जनता को भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की राजनीति, मुद्दा विहीन विरोध की राजनीति, नकारात्मक राजनीति, घृणा की राजनीति श्री राहुल गांधी ने शुरू की है, वो हमारे सार्वजनिक जीवन को ऊंचाई नहीं देगी, गर्त में ले जाएगी। और ये आज से नहीं है। मोदी जी जब से मुख्यमंत्री बने तब से सोनिया जी, राहुल जी, मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, रेणुका चौधरी, हर कांग्रेस नेता ने मोदी जी के लिए अपशब्द कहे। कोई मौत का सौदागर कहता है, कोई जहरीला सांप कहता है, कोई नीच आदमी कहता है, कोई रावण बताता है, कोई भस्मासुर बताता है, कोई वायरस कहता है। कांग्रेस के नेता क्या समझते हैं? इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर कर आपको जनादेश प्राप्त होगा क्या? मैं आज कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, जितनी ज्यादा गालियां मोदी जी को आप दोगे, कमल का फूल इतना ही बड़ा होकर खिलकर आसमान तक पहुंचेगा। तो गुवाहाटी के मंच से अमित शाह ने एक बार फिर से निशाना साधा है कांग्रेस पर और कहा कि जितना गाली देंगे और उतना कमल खिलेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बाढ़ बारिश की बात करते हैं। एक बार फिर से बाढ़ की वजह से जो कुल्लू और मनाली के बीच का जो रास्ता है वो बचा नहीं है और सबसे ज्यादा प्रभावित ये रास्ते हुए हैं। मनाली के एंट्री पॉइंट चचोगा से शहर के अंदर जाने वाला नेशनल हाईवे 3 पूरी तरह तबाह हो चुका है। हालात इतने खराब हैं कि चचोगा का वैकल्पिक रास्ता भी अब डैमेज हो चुका है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, स्थानीय प्रशासन एक कच्चा रास्ता बनाकर किसी तरह से कनेक्टिविटी बहाल करने की कोशिश कर रहा है। और कुल्लू और मनाली के बीच का जो नेशनल हाईवे का रास्ता है वो भी प्रभावित हुआ है। बादल फटने के बाद मनाली में इस वक्त बहुत ज्यादा तबाही है। ओल्ड मनाली से TV9 संवाददाता मोहित मल्होत्रा की लेटेस्ट रिपोर्ट देखिए। ब्यास नदी उफान पर है और यहां पर मनाली में काफी तबाही हुई है। इस वक्त TV9 भारतवर्ष की टीम मनाली में दाखिल हो चुकी है। ये ओल्ड मनाली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको हैरान कर सकती हैं। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से पूरा का पूरा यहाँ पर जो एक बाजार होता था, करीब 7 से 8 दुकानें एक लाइन में थी, कुछ घर थे, वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। सामने ही आपको पुल दिखाई देगा, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए नदी के ऊपर ये पुल बनाया गया था, ये पुल भी ढह चुका है। और इस वक्त आप देखिए दुकानों के नीचे की जो ज़मीन है वो पूरी तरह से कट चुकी है। नीचे का जो पहाड़ है वो पूरा कटाव की वजह से ख़त्म हो चुका है। दुकानों के शेड आपको लटके हुए दिखाई देंगे। लोग यहाँ पर सुरक्षित निकल कर भाग गए क्योंकि उनको अंदाज़ा हो गया था कि ब्यास नदी उफान पर है और काफ़ी
बड़ी तबाही आने वाली है। मंगलवार को ये पूरा घटनाक्रम हुआ था और यहाँ पर आप देखिए ये तस्वीरें बेहद ही हैरान करने वाली हैं कि किस तरह से मनाली में ब्यास नदी ने तबाही मचाई है। मनाली के कई इलाके हैं जो इसी तरह से प्रभावित हुए हैं। तो इस वक्त ये ओल्ड मनाली की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर काफ़ी भारी नुकसान हुआ है। और अब रुक करेंगे जम्मू का, क्योंकि जम्मू में बाढ़ और बारिश की वजह से जनजीवन बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है, अस्त व्यस्त है। बाढ़ की वजह से तवी नदी में उफान है। जम्मू में दर्जनों मुख्य सड़कें या तो बंद हो गई हैं या पानी में बह गई हैं। मंगलवार को तवी नदी पर एक पुल ही बह गया, आवाजाही बंद हो गई। अब सेना के जवान तवी नदी पर पुल बनाने में जुटे हैं। ग्राउंड जीरो पर TV9 की टीम इस वक्त मौजूद है, जायजा ले रही है। अंकित भट्ट की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं जम्मू के भगवती नगर इलाके में। यहां पर जो पुल टूटा था उसके बाद अब भारतीय सेना की तरफ से यहां पर जो मोर्चा है वो यहां पर संभाला गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुल का निर्माण जो है वो अब भारतीय सेना की तरफ से किया जा रहा है ताकि लोगों को कनेक्टिविटी जो है वो यहाँ पर दी जा सके। ये आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार यहाँ पे जो पुल का काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है ताकि जो रोड की कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर की जा सके। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान ऑफिसर भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से जो यहाँ पर डैमेज हुआ है उसकी तरफ लोग ना जा सके। लेकिन तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से अब जो यहाँ पर टेम्पररी पुल है उसका निर्माण जो है वो अब भारतीय सेना की तरफ से किया जाएगा। ये साफ तौर पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है वो अब भारतीय सेना की तरफ से की जा रही है। हम आपको पुल दिखाने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर टूटा हुआ था। ये सामने अगर आप देखें, हालांकि अभी जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है वो ये है कि फ़िलहाल पानी का स्तर जो है वो कम हुआ है। यहाँ पर ये पुल जो है वो यहाँ पर टूटा हुआ था। मंगलवार को जब बारिश आई और यहाँ पर तवी नदी उग्र रूप धारण किए हुए थे, यहाँ पर तो तवी नदी में भयंकर उफान है और जम्मू के नगरोटा में बाढ़ के बाद नदी में उफान आ गया है। तवी नदी के ऊपर बना एक पुल पानी में समा गया। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, तवी नदी का पानी पुल के ऊपर आ गया है। वीडियो में देखिए, पहले पुल पूरी तरह से दिख रहा था लेकिन कुछ ही सेकंड्स के बाद इतना ज़्यादा फ्लो था पानी का, इतना ज़्यादा जल भराव था कि पुल के ऊपर से पानी बहने लगा और पुल पानी में विलुप्त हो गया। इतना ज्यादा पानी का बहाव तेज था कि पुल ही अब दिख नहीं रहा है। पुल के ऊपर से पानी बहने लग गया और दिखाई नहीं दे रहा है फिर पुल। यह आसमानी आवत है जो जम्मू में भी बरसी है जमकर। तवी नदी का पानी इतना ज्यादा ऊपर तक आ गया कि पुल के ऊपर से ये पानी आ गया। उसके बाद पुल ही दिखना बंद हो गया। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात देश की राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली और NCR में भी सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही। बारिश की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरा है। प्रगति मैदान के भारत मंडपम से शालिनी वाजपेयी की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली NCR में सुबह से घने बादल छाए हुए थे और 9 बजे के आसपास बारिश शुरू हो गई। बारिश के बाद दिल्ली में तमाम सड़कों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। तो इस वक्त बारिश बंद हो चुकी है लेकिन भारत मंडपम के पास की सड़क पर आप देखिएगा कितना जलभराव है। तो जलभराव की वजह से लोगों को निकलना मुश्किल है। हालांकि पानी को खींचने वाले यहाँ पर पंप कई लगाए गए हैं ताकि यहाँ से जल जो पानी भरा है उसको निकाला जा सके। लेकिन अभी फ़िलहाल आप जो तस्वीर देख सकते हैं उसमें आपको नज़र आएगा कि दिल्ली इस सड़क पर किस तरह से जल भराव है। तो इसी की वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है इस रोड से निकलने में।